Hello dear students, we are starting with the topic polarization of light, which is a subtopic of the chapter wave optics, which we have already discussed. Wave optics we have discussed interference PYQs. So we are starting with polarization of light, and let us start. Dear students, before starting this chapter we need to know very basic thing, that is what is light. So here I have just inserted an image of light where you can see when we say light, तो light का एक standard definition आता है dear students. What is light? It's a transverse EMW. EMW stands for electromagnetic waves, which means it will have two components. One component will be of electric field and the other component will be of beta magnetic field. So it has electric field and मैग्नेटिक फील्ड, दोनों कंपोनेंट रहेंगे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास. इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिनोट करते हैं ई बार से, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को डिनोट करते हैं बी बार से. इफ यू लुक एट द डायग्राम डियर स्टूडेंट्स, लेट अस कॉल दिस एक्स, लेट अस कॉल दिस वाई, लेट अस कॉल दिस जेड. तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है वो आपका कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो जाएगा ई नॉट. और रेड कलर से जो बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी नॉट. इफ यू लुक क्लोजली डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है आपके वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, और आपके जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. एंड बोथ ऑफ देम आर व्हाट कैन आई से? बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ऑल्सो देयर इज अनदर एक्सिस विच यू कॉल इट एज व्हाट? टाइम एक्सिस डियर स्टूडेंट्स. ये एक्स एक्सिस जो है हमारा कौन सा एक्सिस है बेटा? टाइम एक्सिस है. तो हमारे पास तीन एक्सिस है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक में मैग्नेटिक फील्ड और एक में टाइम एक्सिस. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ई बार क्रॉस बी बार करूं तो मुझे टाइम एक्सिस मिल जाएगा. मतलब बेसिकली मुझे मिल जाएगा हमारे वेव का डायरेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोपोगेशन, कि वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ई बार क्या है बेटा? वाई एक्सिस. कैन आई राइट वाई एक्सिस एज सिंपली जे बार, और ये जो है हमने लिया बेटा जेड एक्सिस. जेड एक्सिस को मैं लिख सकता हूँ के बार. कैन यू टेल मी व्हाट इज जे इंटू के? इट इज आई कैप. तो सिंपली देख सकते हैं कि हमारा टाइम एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है. तो लाइट में हमारे पास क्या क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और टाइम एक्सिस है. टाइम एक्सिस मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट आगे बढ़ रहा है. लाइट वेव आप देख सकते हैं बेटा, ये एक ट्रांसवर्स साइनोसॉइडल वेव है, मतलब ये एक साइन वेव है. मतलब इसमें एसएचएम वाला बात हो गया, साइन ओमेगा टी का फंक्शन आएगा. डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए हमको इतना पता होना चाहिए कि हम लोग के पास लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. हम जब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो एक सवाल आता है, बच्चे पूछते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ज़्यादा भाव क्यों दे रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू क्यों दे रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को इतना वैल्यू क्यों नहीं दे रहे. तो उसका एक रीज़न है डियर स्टूडेंट, जब हम वी बार या सी बार क्रॉस बी बार करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स. तो बी बार की वैल्यू हो जाएगी ई बार डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁸. क्या बताएंगे मुझे? जो भी पावर आएगा उसका पावर क्या हो जाएगा? 10⁻⁸. तो इसीलिए हमारा बी बार का जो कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स, उसका पावर कितना आ रहा है? 10⁻⁸, विच इज वेरी वेरी स्मॉल. मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत बहुत छोटा होने की वजह से वी आर ओनली पुटिंग आवर अटेंशन इनटू विच फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड रेदर देन मैग्नेटिक फील्ड. ये फॉर्मूला आपको बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आएगा. वी बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ई बार, बराबर है. ये हम जब लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है. तब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. पहला डियर स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग इज व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? डेफिनेशन हमने मेंशन किया है. ऑर्डिनरी लाइट इज अनपोलराइज्ड लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ओरिएंटेड रैंडमली in all the directions perpendicular to the direction of propagation. For your convenience, green color का light is your direction of propagation. इस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है. एंड एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल प्लेन्स. एक ब्लू कलर का प्लेन है, एक रेड कलर का प्लेन है, एक ब्राउन कलर का प्लेन है. तो ये सारे प्लेन में आपकी लाइट वाइब्रेट हो रही है. मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सो मेरे पास कुछ डायग्राम ऐसा है.
ये एक वाइब्रेशन हो गया, ये दूसरा वाइब्रेशन, ये तीसरा वाइब्रेशन, ये चौथा वाइब्रेशन, अंडरस्टैंडिंग। और ये जो लाइन में बना रहा हूँ ये कौन सी एक्सिस है बेटा, मेरी टाइम एक्सिस है। अब ये वाइब्रेशंस लाइट के बहुत सारे प्लेन में हो रहे हैं, तो इन सारे प्लेन में होने वाले वाइब्रेशंस के वजह से जो मतलब जो लाइट इतने प्लेन्स में वाइब्रेट करेगी, उस स्पेशल लाइट को हम क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। ये सारे वेक्टर्स एक पर्टिकुलर प्लेन में कन्फाइंड नहीं है, कोई ब्लू प्लेन में है, कोई रेड प्लेन में है, कोई ब्राउन प्लेन में है, तो ये अलग अलग प्लेन में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सन से जो लाइट आती है, टॉर्च, फायर, ये सब जो लाइट आपको आ रही है डियर स्टूडेंट्स, अनपोलराइज्ड लाइट है। इस लाइट को हम एक प्लेन में अगर कन्फाइन करें तो उस फिनोमेना को कुछ आगे पढ़ेंगे क्या होता है। फिलहाल इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, डियर स्टूडेंट्स ये जो है मेरा टाइम एक्सिस है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे these are vibrations which are perpendicular to which axis, which are perpendicular to time axis and parallel to whom, parallel to plane of paper। इसके हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये एक ही प्लेन में वाइब्रेट हो रहे हैं, नहीं, इसका दूसरा भी है, हम प्लस कर रहे हैं। ये कौन सी एक्सिस हो गई बेटा, टाइम एक्सिस। अब ये वाइब्रेशंस देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसको बना रहे हैं कुछ ऐसा। ये वाइब्रेशंस के बारे में क्या लिख सकते हैं, वाइब्रेशंस दीज आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, डेफिनेटली दे आर परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, बट they are not parallel to the plane of, but they are into the plane of the paper। अब इसी को हम क्लब कर देते हैं, तो जब हम इसको क्लब करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट मिलती है, जिसमें ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट और डॉट इंडिकेट करेगा, डॉट इंडिकेट करेगा कि वो लाइट अंदर जा रही है। तो आपके पास दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया पैरेलल कंपोनेंट और एक अंदर जाने वाला कंपोनेंट। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट विच लाइट बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके सर, ये दो प्लेन में ही क्यों कर रहे हैं, इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूं। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, ये मेरी बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो स्टूडेंट्स मैं अपने कन्वीनियंस से क्या कर रहा हूं, देखिए मैंने इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया। कैन यू सी, ये कंपोनेंट देखिए, ये हो जाएगा EX, ये हो जाएगा EY। सिमिलरली इस कंपोनेंट को भी मैंने दो में स्प्लिट कर दिया, EY EX। इसको भी स्प्लिट कर सकता हूं, EX EY। इसको भी स्प्लिट कर सकता हूं, EX EY। तो इतने सारे लोगों को सबको मैंने X और Y में कन्फाइन कर दिया। बेसिकली कहने का मतलब है, मतलब दो डायरेक्शन में कर दिया, इसीलिए डॉट एक अंदर जाता हुआ और येलो लाइन पैरेलल। अंडरस्टैंडिंग, इतने सारे को हमने दो में कन्फाइन किया डियर स्टूडेंट्स, समझने के लिए। वैसे तो वाइब्रेशंस बहुत सारे प्लेन्स में। ये था आइडिया डियर स्टूडेंट्स रिलेटेड टू विच लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट, लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर ओनली कन्फाइंड टू वन प्लेन। मतलब आपको जो यहाँ पे मल्टीपल प्लेन दिख रहे थे डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे मल्टीपल प्लेन नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ एक ही प्लेन दिखेगा। मतलब this will be your vibrations, all the vibrations will be in one particular plane only, okay, and this is your which axis, time axis, okay, or they will be look like this। ये हो गई आपकी टाइम एक्सिस। क्या मैं इनके बारे में बोल सकता हूं, दीज आर
vibrations which are perpendicular to time axis and parallel to plane of paper, और इनके लिए बोल सकता हूं वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस एंड इनटू, या बोल सकता हूं परपेंडिकुलर टू द बोर्ड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। नोटिस कीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे क्या लिखा है और यहां पे क्या लिखा था प्लस, मतलब यहां पे पैरेलल टू द पेपर भी है और इनटू द पेपर है। यहां पे ऐसा नहीं है, या तो पैरेलल रिप्रेजेंट करो या तो इनटू रिप्रेजेंट करो। हाउ डू आई ड्रॉ इट? दिस विल बी माय टाइम एक्सिस, ईदर आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, this will be a polarized light, or I just draw like this. अंडरस्टैंडिंग? मैं दोनों को क्लब नहीं कर रहा हूं। प्रीवियस डायग्राम में देखिए आपको डॉट भी है और पैरेलल लाइंस भी है, यहां पे डॉट पैरेलल लाइंस नहीं है, दोनों में से कोई एक आप ड्रॉ कीजिए, आपका पोलराइज लाइट का रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि पोलराइज लाइट में हमने उसको एक ही प्लेन में रोक के रखना है ना बेटा, तो या तो वो इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है या तो वो इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, वो दो प्लेन में एक साथ ऑसिलेट नहीं कर रहा है। अगर वो दो प्लेन या मल्टीपल प्लेन में एक साथ ऑसिलेट करेगा तो डियर स्टूडेंट्स वो पोलराइज लाइट नहीं हुआ, वो कौन सा हो गया? अनपोलराइज लाइट। तो पोलराइज लाइट में ऑसिलेशन एक ही प्लेन में होगा, ईदर इट हैज टू रोटेट लाइक दिस और लाइक दिस। अंडरस्टैंडिंग? बट सर इसे करते कैसे? तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को जो कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप डायग्राम देखिए। ये एक लाइट सोर्स है, मुझे बताएंगे लाइट सोर्स कौन सा है बेटा? इससे जो लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट है बेटा? अनपोलराइज लाइट है। इस अनपोलराइज लाइट को हमने एक स्पेसिफिक डिवाइस से पास किया जिसका नाम है पोलराइजर। अभी चले दिखेंगे क्या होता है पोलराइजर। तो इसने डियर स्टूडेंट्स वो सारे वाइब्रेशंस जो कि ऑल द डायरेक्शंस में देख सकते हो आप, सब डायरेक्शंस में, उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में किया। कैन आई से दिस इज ऑसिलेशन इन ऑल डायरेक्शंस एंड दिस इज ऑसिलेशन इन सिंगल डायरेक्शन। तो ये कौन सी लाइट हो गई? प्लेन पोलराइज लाइट। और ये लाइट कौन सी हो गई? अनपोलराइज लाइट। ध्यान में रहेगा। So what is polarization? I can simply write a definition like that. The process of confining the unpolarized light into one plane is called as polarization। सिंपल है, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखा हमने, ठीक है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चंस, व्हाट आर पोलराइजर एंड गिव मी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोलराइजर। पोलराइजर एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो आपकी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देगा, बट ये एक स्पेशल फिनोमेना यूज करेगा। उसका नाम है सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन या डाइक्रोइज्म। क्या नाम है? सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन या डाइक्रोइज्म। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आनी चाहिए। आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन्स रहेगी। काय की चेन रहेगी बेटा? हाइड्रोकार्बन की चेन्स। और ये हाइड्रोकार्बन की चेन्स में हम भेजेंगे अनपोलराइज लाइट। और ये अनपोलराइज लाइट व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स? दिस अनपोलराइज लाइट में से एक कंपोनेंट को अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और एक कंपोनेंट को पास कर दिया जाएगा। अगर एक को अब्सॉर्ब कर लिया गया और सिर्फ एक ही को पास किया गया तो उसमें वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हुआ, और अगर वाइब्रेशन एक प्लेन में हुआ तो ऑटोमेटिकली वो कौन सी लाइट हो गई? पोलराइज लाइट हो गई। आपने ये सब थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, लेकिन हम उतना डिटेल नहीं कर सकते। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अ सिलेबस। यस, एक नाम मैंने मेंशन किया डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या नाम है बेटा? क्विनाइन आइडोसल्फेट करके एक सब्सटेंस है डियर स्टूडेंट्स जो ये फिनोमेना करता है, जिसके अंदर टेंडेंसी है एक कंपोनेंट को अब्सॉर्ब करने का, एक कंपोनेंट को वो करने का। डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फ्यू एग्जांपल हमने यूज किया है। पोलरॉइड्स ये सिंथेटिक्स होते हैं, सर्कुलर पैटर्न में शीट होता है।
कैल्साइट क्रिस्टल जिनको हमने ज्वाइन किया बाय यूजिंग कैनेडा बैल्सम, ओके, टॉर्मलिन क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल का आप डायग्राम भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, निकोल प्रिज्म भी यूज करते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, आप नीचे का सारा डायग्राम देखेंगे तो अनपोलराइज लाइट को हमने किससे पास किया बेटा, एक पोलराइड से, और उसने क्या कर दिया, मुझे प्लेन पोलराइज लाइट दिया, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हम देख रहे हैं मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अब देखिए हमने एक ट्रांसवर्स वेव लिया, कैसे पता चला ये ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि सर इसमें है क्रेस्ट एंड ट्रफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने दो स्लिट रखा है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं बोल सकता हूं स्लिट S1 है ना, और इस स्लिट का नाम रख दूंगा मैं S2। आप देख सकते हैं जब मैंने दोनों स्लिट को पैरेलल रखा, अच्छा मेरे पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, व्हिच मींस आपका वेव राइट में जा रहा है और आपके पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, बराबर है। तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे, अंडरस्टैंडिंग। और मैंने जो स्लिट रखा है वो भी कौन सा एक्सिस में रखा है, वाई एक्सिस में, तो सारी की सारी वेव जो है मेरे पास पास हो गई। नेक्स्ट में व्हाट आई हैव डन इज डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको रोटेट कर दिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू स्लिट के एक्सिस पे, पहला वाला एक्सिस ऐसा है, दूसरा वाला एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो चुका है, तो अब डियर स्टूडेंट्स दे वोंट पास, क्योंकि वो पैरेलल ऑसिलेट कर रहे हैं और आपने उसको ऐसा रख दिया, तो आपको कोई एम्पलीट्यूड मिला नहीं। तो ट्रांसवर्स वेव को हम लोग एक प्लेन में कन्फाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने जो वेव देखा है वो है लॉन्जिट्यूडनल वेव। कैसे पता चला डियर स्टूडेंट्स, ये है कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, दिखा आपको, रेयरफैक्शन कंप्रेशन, तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव है, एक स्लिंगी प्रोड्यूस है उससे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले स्लिट को दोनों को पैरेलल रखा, वेव चला गया, और फिर दोनों को परपेंडिकुलर रखा तो भी वेव चला गया। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, हम कोई भी ओरिएंटेशन में रखें हमारा वेव वैसे के वैसे ही आने वाला है, मतलब हम इसको कन्फाइंड नहीं कर सकते एक प्लेन में। दैट इज व्हाई वी से दैट ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली बी पोलराइज्ड, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। देखिए आपका साउंड वेव इंटरफेरेंस करता है, लाइट वेव भी इंटरफेरेंस करता है, साउंड वेव भी डायफ्रैक्शन करता है, लाइट वेव भी डायफ्रैक्शन करता है। साउंड वेव पोलराइजेशन नहीं कर सकता बट लाइट वेव कर सकता है, ये एक डिस्टिंग्विश का पॉइंट है, आपको याद रखना है। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन चैप्टर में साउंड और वेव दोनों होता है। इंटरफेरेंस साउंड का तो आपने इंटरफेरेंस पढ़ लिया बेटा, फिनोमेना ऑफ बीट्स, बराबर है। डायफ्रैक्शन भी होता है उनका, लेकिन पोलराइजेशन नहीं कर सकते, लाइट वेव तीनों फिनोमेना करते हैं, तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है। नाउ हम लोग फ्यू डेफिनेशंस देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। एज यू कैन सी, डायग्राम पहले देखिए आप, देयर इज एन अनपोलराइज्ड लाइट व्हिच इज पासिंग थ्रू अ पोलराइजर, और उस पोलराइजर ने कैसे पता है अनपोलराइज्ड लाइट, प्लीज जरा लॉजिक देखिए। हमने क्या बोला था, ये जो डॉट है, कुछ याद आ रहा है, और ये येलो कलर का हमने बनाया था, तो ये दो प्लेन में वाइब्रेट हुए ना बेटा, ये बोथ दे आर वाइब्रेटिंग इन टू प्लेन्स, दैट इज व्हाई इट इज अनपोलराइज्ड लाइट, बराबर है। और जब पास हुआ तो बेटा कौन सा लाइट बनाया हमने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिस प्लेन में वो वाइब्रेट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा आप सोचिए, आपका ये तो हो गया येलो वाला, और ये हो गया बेटा रेड वाला, है ना, डॉट नहीं बना रहा हूं, ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। इसमें से कौन सा वाला पास हुआ बेटा, येलो वाला या रेड वाला, यू विल से येलो वाला पास हुआ, देखो, है ना, तो रेड वाला पास नहीं हुआ, तो रेड वाला कौन से प्लेन में ऑसिलेट करेगा, वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में ऑसिलेट करेगा, अंडरस्टैंडिंग। प्लीज रीड द डेफिनेशन फॉर योरसेल्फ। द प्लेन इन विच vibration of electric field vectors and magnetic field vectors vibrate, it is perpendicular to the direction of propagation, that is called as plane of polarization। लाइट किधर जा रही है बेटा, लाइट आपका ऐसा जा रहा है एक्स एक्सिस में। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो प्लेन है जिसमें से जो लाइट पोलराइज हो गई वो ऐसा ऑसिलेट कर रही है, जो नहीं पोलराइज हुई रेड वाली वो कैसा ऑसिलेट कर रही है, ऐसा ऑसिलेट कर रही है। तो जो पोलराइजेशन के बाद बच गया, जो पोलराइजेशन के बाद बच गया, वो जिस प्लेन में ऑसिलेट करेगा उस प्लेन को क्या बोलोगे आप, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जैसे कि आपका येलो वाला जो है डियर स्टूडेंट्स, डू आई हैव येलो वाला, या येलो वाला जो है डियर स्टूडेंट्स, वो देखो ऐसा ऑसिलेट कर रहा है,
कौन से प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है वो? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में। और आपका जो रेड वाला है डियर स्टूडेंट्स वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में। प्लीज रीड द डेफिनेशन, द प्लेन इन विच रिमेनिंग वाइब्रेशंस वाइब्रेट, जो आपके रिमेनिंग वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एक और तरीका सोचने का है कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऐसा ही होगा, परपेंडिकुलर होगा। डेफिनेशन से खाली याद रखने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज, यूज ऑफ पोलरॉइड्स, कहां कहां यूज करते हैं पोलरॉइड? नंबर 1 वी यूज्ड इट इन हेडलाइट, है ना, हेडलाइट में यूज कर रहे हैं ताकि ग्लेयर कम जाए जो लोगों को। फ्रंट ग्लास ऑफ व्हीकल टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, टिंट फिल्म सुना होगा डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने अभी तो बैन कर दिया है। आई थिंक पहले डबल टिंट फिल्म लोग लगा लेते थे, अब सिंगल टिंट फिल्म लगाते हैं। ओके, वो भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है आजकल। यूज इन सनग्लासेस टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। व्हेन आई टॉक अबाउट सनग्लासेस मतलब प्रॉपर सनग्लासेस, एविएटर पायलट्स वाले, हाँ, महंगी मस्ती एकदम। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स दे आर फ्लाइंग हैवी सुपरसोनिक व्हीकल्स, बराबर है, प्लेन एकदम हाई स्पीड का चला रहे और वहां पे कोई शैडो रीजन नहीं है। सन अगर उनकी आंखों में डायरेक्ट आ गया तो ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, दे कैन नॉट टेक योर शॉट। तो उनको वो एविएटर्स वालों को उनको स्पेशल देखना है ताकि उनको विजन एकदम क्लियर मिले। ओके, ताकि उनको अगर मिसाइल वगैरह लॉन्च करना है तो वो एकदम क्लियरली लॉन्च कर पाए। यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स टू सी 3D मूवीज। आप देख सकते हैं, मैंने एक इमेज डाला है 3D मूवीज में, आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट का अलग अलग रखा है, तो आपको ब्लू वाला अलग होगा, येलो वाला अलग होगा। फोटोग्राफिक कैमरा में फिल्टर यूज करते हैं, ब्लू ह्यू करके एक रहता है चीज ताकि आपका ग्लेयर कम हो जाए। कैलकुलेटर्स में, वॉचेस में, मॉनिटर्स ऑफ लैपटॉप में, और प्राइवेसी के लिए जो आजकल हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं स्क्रैच गार्ड। एक ऐसा स्क्रैच गार्ड आता है जब तक ऐसे देखेंगे नहीं तब तक दिखता भी नहीं है भाई, तो वो अलग प्राइवेसी वाला स्क्रैच गार्ड, तो उसमें भी यूज होता है। ये इमेज मैंने डाल के रखा है फॉर योर कन्वीनियंस। लेट अस स्टार्ट विद मैलिस लॉ। ओके, मैलिस लॉ पढ़ रहे डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इधर ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लाइट मैंने बनाया है कौन सी लाइट है बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। और यहां पे हम बना रहे हैं डियर स्टूडेंट्स पोलराइजर। अब देखिए मेरे सेकंड पोलराइजर का एक्सिस जो है वो फर्स्ट वाले के साथ कुछ एंगल बना रहा है। हाउ मच एंगल इज दैट बेटा? थीटा, ठीक है बेटा। अनपोलराइज्ड लाइट जब आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो हम जब अनपोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो उसमें से वही वाला पास हो पाएगा। दिस वेक्टर इज ओनली गोइंग टू पास। वाई ओनली दिस वेक्टर इज गोइंग टू पास? बिकॉज हमारा ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पास एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ पोलराइजर 1, मतलब वही एक बात हो गई। और हमने जो यहाँ पे बनाया है डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका पोलराइजर और ये जो है हमारा एनालाइजर। इसको पोलराइजर 2 भी बोल सकते हैं, बट फिलहाल हमने एनालाइजर बोला है। तो आप देखिए खाली ये वाला और ये वाला पास हो पाएगा क्योंकि उसको पैरेलल है। तो हमको यहाँ पे कुछ लाइट आई, इसकी एम्पलीट्यूड हमने ले लिया E0। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये E0 ऐसा है। हमारी पर्पल कलर की एक्सिस दिखिए आपको, पास एक्सिस, वो ऐसी नहीं है, वो तो स्लैंट है। तो क्या वो उससे पास हो पाएगा? नहीं सर, वो तो अटक जाएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग दिस एंगल थीटा एंड हम E0 का कंपोनेंट बना रहे हैं। ये वाला क्या हो जाएगा? E0 cos थीटा, और उसको परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? E0 sin थीटा।
आप देखिए क्या ई नॉट कॉस थीटा क्या मेरे एक्सिस को पैरेलल है? हाँ सर, तो पहले ई नॉट ऐसा था, अब हमने उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो नाउ दिस ई नॉट कॉस थीटा विल पास थ्रू माय पास एक्सिस। तो मुझे पूरा एम्पलीट्यूड तो नहीं मिला, पूरी लाइट नहीं मिली, बट कौन सी लाइट मिली? ई नॉट कॉस थीटा का पास हो गया मेरे पास। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग नाउ? अब ये मैलिस लॉ क्या बोलता है? मैलिस लॉ का एक स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट से पहले मैं इसको प्रूफ कर देता हूं आपको। व्हाट इज द प्रूफ? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जब आपने फर्स्ट पोलराइजर से पास किया, आई होप आपने सुपरपोजिशन में पढ़ा है और वेव ऑप्टिक्स में हमने खुद पढ़ा है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बेटा इनिशियली लेट अस से द इंटेंसिटी इज लेट अस से इट इज आई नॉट, ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो इनिशियली था बेटा मेरा वो था ई नॉट, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा, आई जस्ट पुट अ कांस्टेंट के ई नॉट का स्क्वायर, इक्वेशन 1। बाद में जब वो सेकेंड पोलराइजर से पास हुआ, व्हेन पास्ड थ्रू, व्हेन इट पास थ्रू एनालाइजर, यू कैन सी दैट कौन सा कंपोनेंट पास हुआ? द न्यू इंटेंसिटी will be equal to new amplitude. It is not passing through E naught. Only the component cos component is passing. So new intensity is directly proportional to new amplitude का square. Let us call new intensity as I. ठीक है, ये हो जाएगा E naught square cos square theta. Can I bring a constant? Yes, K E naught square cos square theta. But what is K E naught square from above equation? It is I naught. So can I write I is equal to I naught cos square theta? Can I put like this? New intensity is equal to old intensity multiplied by cos square theta. सबको समझेगा? इसका मतलब मेरा एनालाइजर जो लाइट को पास करेगा वो old intensity multiplied by the angle between the two polarizers, angle between the pass axis of two polarizers, दोनों की एक्सिस में एंगल कितना है बेटा? थीटा। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, इसका एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट भी लिखेंगे, लेकिन इसकी अब हम समरी बनाएंगे। सबसे पहले ये जो लाइट है वो है अनपोलराइज्ड, ठीक है बेटा। जब अनपोलराइज्ड लाइट मेरे पोलराइजर से पास हुआ तो क्या सारी की सारी लाइट पास हो जाएंगी? नो सर, ओनली वही पास होंगी जो उसको पैरेलल है, करेक्ट है। तो अगर इसका इंटेंसिटी आई नॉट है तो मुझे इंटेंसिटी कितना आएगा? आई नॉट बाई 2। कैसे सर, ये कैसे हुआ? बेटा मैंने बोला था कि हम अनपोलर लाइट को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, एक येलो वाला और एक रेड वाला। फिर से बना देता हूं, एक येलो वाला और एक रेड वाला, ठीक है। हम सिर्फ कौन से वाले को पास होने दे रहे हैं? रेड वाला पास ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि रेड वाला उसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो पास कौन सा हो रहा है? येलो वाला। तो आपके दो में से कितने कंपोनेंट गए? एक ही कंपोनेंट तो जा पाया, तो इंटेंसिटी क्या हो गई? 50%, हाफ। बट थोड़ा सा मैथमेटिकली इसका प्रूफ अगर करें तो हमको अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो चाहिए, जो पहले प्रिज्म से आ रही है, जो पहले पोलराइट से आ रही है, तो हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और इस कॉस स्क्वायर थीटा का यदि मैं एवरेज वैल्यू निकालूं, कौन सा वैल्यू? एवरेज वैल्यू, तो उसकी एवरेज वैल्यू आती है हाफ। इसीलिए जो इंटेंसिटी बाहर आएगी पहले पोलराइट से वो ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाय 2। अब बात कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, इसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये लगा दिया भाई हमने सेकेंड पोलराइड, ठीक है, और सेकेंड पोलराइड के एक्सिस ने कितना एंगल बनाया है? फर्स्ट पोलराइड के एक्सिस के साथ थीटा। तो अब जो मैं इंटेंसिटी लिखूंगा, जरा मैलिस लॉ याद कीजिए। व्हाट वाज द लॉ? नया इंटेंसिटी इज ओल्ड इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यू इंटेंसिटी दैट इज I2 विल बी ओल्ड इंटेंसिटी। ओल्ड इंटेंसिटी कितना था? I नॉट बाई 2, और एंगल कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। मैं चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स आप ये सर्कल और ये सर्कल पे ध्यान दीजिए।
ये आपका समरी है बेसिकली डियर स्टूडेंट्स। क्या समरी है कि आपने आई नॉट भेजा, फर्स्ट पोलराइजर ने उसे आई नॉट बाई टू कर दिया और सेकेंड पोलराइजर ने आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। समझ में आया? दिस इज योर सिंपल समरी। लेट मी राइट द स्टेटमेंट फॉर मैलिस लॉ। द इंटेंसिटी of light coming out of polarizer is, या एनालाइजर बोलूंगा इन केस में, पोलराइजर 2 या एनालाइजर is directly proportional to cosine of square of cosine of angle between whom? Between axis of polarizer and analyzer। तो आपका जो नया इंटेंसिटी बाहर आ रहा है वो डिपेंड करता है कि आपने इन दोनों के बीच में एंगल कितना रखा है। ठीक है, ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स। मैलिस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, समरी ध्यान में रखना। इंटेंसिटी प्लेन पोलराइज्ड क्यों हाफ कर देता है वो भी याद रखना, क्योंकि उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है बेटा? हाफ होता है। ठीक है, चलो मैलिस लॉ ये हमने 2 पेज में कर लिया तो और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ भी हो गया, आइडिया भी हो गया, समरी भी आपके सामने क्लियर हो चुकी है। ये आपका समरी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हाफ क्यों हो रहा वो भी याद रखिए। ओके, इन जनरल हम महाराष्ट्र की भाषा में क्या कहना है, से दैट नया इंटेंसिटी है ना इज इक्वल टू जूना इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। ओह, वी हैव क्वेश्चंस नाउ। When a non-polarized light is polarized, then the intensity of light of the polarized wave will be। बेटा अनपोलराइज्ड लाइट्स को हम पोलराइज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? अभी तो सीखा था पीछे, क्या लिखा है? देखो इधर क्या लिखा है, कितनी हो गई आपकी इंटेंसिटी? हाफ हो गई ना बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। Unpolarizing light falls on 2 polarizing sheets so oriented that no light is transmitted. If a third polarizing sheet is placed between them, not parallel to either of the one of the above 2 sheets in question is। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते। आपने 2 लाइट को रखा, नो लाइट इज ट्रांसमिटेड। जरा इधर आइए, ये डायग्राम को समझिए। अगर ये मेरा पहला पोलराइजर है और ये मेरा दूसरा पोलराइजर है और मैं इनके बीच का एंगल ले लूं 90 डिग्री, कितना ले लूं? 90 डिग्री। बोलिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? I2 विल बी I1 cos स्क्वायर 90। cos 90 कितना होगा? 0। मतलब अगर आपको कंप्लीट डार्कनेस चाहिए तो आप 2 पोलराइजर को कैसे लगाएंगे? क्रॉस पोजीशन में। यही होता है टिंट फिल्म में। टिंट फिल्म में हम पहली फिल्म और दूसरी फिल्म के बीच में एंगल कितना रखेंगे? 90 डिग्री, ताकि वो दोनों के बाद जो लाइट बाहर आए आपको इसकी इंटेंसिटी कितनी हो? 0। मतलब आपको कंप्लीट डार्कनेस मिल जाए। अंडरस्टैंडिंग? क्वेश्चन पे आ रहे भाई। तो हमने 2 पोलराइजर ऐसे रख दिए, ये पहला पोलराइजर और ये दूसरा पोलराइजर, कि उनके बीच से भाई लाइट ट्रांसमिट हो ही नहीं रहा है। ध्यान रहेगा। अब हमने थर्ड पोलराइजर रखा है, दोनों को पैरेलल नहीं है ना, इसकी एक्सिस को पैरेलल है उसकी एक्सिस को पैरेलल है, तो ये थर्ड पोलराइजर है, इंक्लाइंड है। फर्स्ट को भी इंक्लाइंड है, सेकंड को भी इंक्लाइंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोलराइजर ऑब्वियसली पहले वाले के साथ 9 थीटा बनाएगा तो दूसरे वाले के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो ऑब्वियसली लाइट तो ट्रांसमिट होगा। लाइट में और में नॉट नहीं आएगा, लाइट क्लियरली ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि वो दोनों को ना ही पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। पैरेलल रहेगा तो अगर वो पैरेलल होता फर्स्ट वाले को तो फर्स्ट वाले से पहली लाइट पूरी पास आ जाती, लेकिन सेकंड वाला ब्लॉक कर देता। अगर वो सेकंड वाले को पैरेलल होता
तो फर्स्ट वाला ही से ही लाइट को ब्लॉक कर देता। वो दोनों को पैरेलल नहीं है, मतलब वो फर्स्ट वाले से थोड़ी लाइट ले रहा है और वो सेकंड वाले से भी थोड़ी सी लाइट ले रहा है। अंडरस्टैंडिंग? जैसे कि अगर मैं डायग्राम बना दूं तो ये वाला लाइट को अलाउ करेगा, करेक्ट है, फिर ये वाली लाइट को अलाउ करेगा और फिर ये वाली उसको क्रॉस में जाने देगा। अंडरस्टैंडिंग? तो लाइट पास होगा, कौन सा? सम लाइट में पास। When light falls on two polarities, one observes complex brightness, मतलब आपको ज्यादा ब्राइटनेस कब मिलेगा? कंप्लीट डार्कनेस कब मिलता है? जब 90 डिग्री हो। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस कब मिलेगा? जब बोथ आर म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर। मुझे समझाने की जरूरत है क्या? जब अगर पैरेलल रखूंगा तो दोनों पोलराइड ऐसे हो जाएंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। व्हाट इज cos 0? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ये रही भाई 2021 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन. Intensity of light on the screen is I. Two polarities P1 and P2 are so placed in between the source of light and screen such that intensity of light on the screen is I by 2. P2 is now rotated by an angle of so much degrees so that the intensity of light becomes 3I by 8. ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। आपने दो पोलराइड को रखा, बताया नहीं कैसे रखा। यहां से अनपोलराइज लाइट है, मान लो इसकी इंटेंसिटी आई है। जब ये पहले पोलराइड से पास हुई तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I by 2। आई होप यू डोंट फॉरगेट द समरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरे पोलराइड से पास होने के बाद भी उसकी इंटेंसिटी कितनी है? I by 2। विच मीन्स ये आपका स्क्रीन है बेटा। विच मीन्स आपके स्टार्टिंग में दोनों पोलराइड कैसे थे? पैरेलल थे। अब आपने सेकेंड पोलराइड को रोटेट किया, ठीक है, और रोटेट करने के बाद आपका इंटेंसिटी क्या हो गया? 3I by 8। भाई नया इंटेंसिटी इज इक्वल टू जूना इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इंटेंसिटी चुपचाप I by 2 आ रही थी, अब कितनी हो गई? 3/8 कॉस स्क्वायर थीटा। डायग्राम के हिसाब से अगर समझाए तो अब मेरा पोलराइड रोटेट हो चुका है और अब मेरा पोलराइड ऐसा बन चुका है। अंडरस्टैंडिंग? आई कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 8 कैंसिल होगा, 4 हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू √3/2, बराबर ना, स्क्वायर हटाए तो। और कॉस का आंसर एंगल √3/2 देता है cos 30 डिग्री which is equal to π/6। तो क्या आंसर लिखेंगे हम? 30 degrees। ब्यूटिफुल, सिंपल। An unpolarized light beam of intensity 2I0 is passed through a polaroid P and then through another polaroid Q, which is oriented in such a way that its passing axis makes an angle of 30 degree relative to that of P. The intensity of emergent light is। सिमिलर क्वेश्चन ही हुआ, ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम। तो लाइट हो गई ये हमारी अनपोलराइज्ड और इसकी इंटेंसिटी है 2I। हमने उसको पास कराया पहले पोलराइड से। लॉजिक बोलता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली I हो जाएगी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। दूसरे पोलराइड को पहले पोलराइड से कितने एंगल पे रखा है आपने? बोलिए, 30 डिग्री, है ना। तो अगर आपने 30 डिग्री पे रखा है तो क्या आंसर बनेगा? माइनस लॉ, I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई आ कितनी रही थी इंटेंसिटी? I आ रही थी ना इसके पास, कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 इज √3/2, √3 स्क्वायर हो जाएगा 3/4। तो नया इंटेंसिटी हो जाएगा 3I/4 इज द न्यू इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा ये I था, 2I0 था, तो ये I0, तो मैंने इसको I0 लिखना है। तो बस आप समझ गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, two beams A and B of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a polaroid. From the position when a beam A has maximum intensity and beam B has zero intensity, a rotation of polaroid through 30 degree
makes the two beams appear equally bright. If the initial intensities of the two beams are IA and IB, then ratio of IA by IB will be. Chalo, let's start. First, we don't have two polarides, we have two beams. Polaroid एक ही है, दो बीम को ड्रॉ करते हैं. Let us say this is my beam A, इसका इंटेंसिटी IA, ये बीम B, इसका इंटेंसिटी IB. ओके, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और फ्रॉम अ पोजीशन, ऐसे पोजीशन पे रखा मैंने अपने पोलराइड को बना देता हूं मैं. ये मेरा पोलराइड है और मैंने उसको ऐसे पोजीशन पे रखा, मैं सारे डायग्राम ऐसे क्रॉस में बनाता हूं बेटा. आप बताइए क्या IA इस एक्सिस से पास हो जाएगा? डेफिनेटली सर, IA पास हो जाएगा. ओके, बट IB पास नहीं हो पाएगा. तो जब मैंने ऐसा रखा तो मुझे IA आया, IA रिसीव्ड. और जब मैंने इसको घुमा दिया 30 डिग्री से तो मुझे दोनों इक्वली ब्राइट लगे. मतलब मेरे को IA कॉस स्क्वायर, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, कितने डिग्री से घुमा रहा हूँ? 30 डिग्री. मैं इसको घुमाता हूँ 30 डिग्री से. आप जरा देखिए डायग्राम. This is the rotation. Now, I have rotated it by how much degrees now बेटा? 30 degrees. This is the new axis. Green color से बना रहे हैं. How much degrees? 30 degrees. तो अब मेरे पोलराइड ने A के साथ कितना बनाया? A वाली लाइट कौन सी थी? ये थी A की लाइट, ऐसी. ये ऐसा हो गया. तो A वाले के साथ कैसा बनाया? 30. अगर उसने A वाले के साथ 30 बनाया है तो B वाले के साथ 100% 60 बनाएगा. मांगता है तो डायग्राम ड्रॉ कर लूं अलग से. देखो ये B है, करेक्ट है, और उसका ये एक्सिस है. अभी ये हमने B को ड्रॉ किया, IB. ये मेरा न्यू एक्सिस ग्रीन कलर का, और देखो ये एंगल हो जाएगा 60. ये एंगल तो क्योंकि 30 है, बट ये बहुत ग्लिची हो जाएगा, इसलिए समझ जाओ बस. ठीक है, तो ये हो जाएगा IB cos स्क्वायर 60. cos 30 इज √3/2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4. cos 60 होता है हाफ का स्क्वायर 1/4. तो अगर मुझे IA by IB चाहिए तो इट वाज टू बी 1:3. ब्यूटीफुल, सिंपल, बट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट. A system of three polarizers P1, P2, P3 is set up such that the pass axis of P3 is crossed with respect to P1. चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं. P1, P3 दिखा, क्रॉस बोला मतलब दोनों परपेंडिकुलर है. P3, P1. The pass axis of P2 is inclined at 60 degree to the pass axis of P3. ठीक है भाई, पास एक्सिस P3 को मैं इंक्लाइन कर रहा हूं इसके साथ. ठीक है, ये मैं बना देता हूं एक्सिस 2. ठीक है, इसी एक्सिस को, ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ, इसको यहां पे फिर से रीड्रॉ कर. और एक्सिस 3 और एक्सिस 2 में एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो मुझे बताएंगे एक्सिस 1 के साथ एंगल कितना हो जाएगा? कम ऑन मैन, कम ऑन, जल्दी बोलो. 30 डिग्री. समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते. When a beam of unpolarized light of intensity I0 is incident on P1, the intensity of light transmitted by the three polarized is I. The ratio of I. तो भाई यहां से आपको मिला अनपोलराइज्ड I0 और फाइनली आपको मिल रहा है I. आपको बताना है रेशियो. फर्स्ट पोलराइड ने I0 को बना दिया I0/2. आपको पता है, मैंने बता चुका हूं समरी. सेकेंड पोलराइड ने लिखा I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 30. बोलो 30 क्यों? क्योंकि एंगल 30 है फर्स्ट और सेकेंड में. I1 कितना है बेटा आपका? I0/2 है ना, यही I1 है.
ये जो रिजल्ट दिया उसने यहाँ से आई नॉट बाई टू, कॉस स्क्वायर 30 रूट 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, तो 3I0/8। सेकेंड वाले ने आंसर दिया 3I0/3। थर्ड पोलरॉइड के पास वो लाइट गई, थर्ड पोलरॉइड ने उसको पुराना वाला मतलब 3I0/8 कॉस स्क्वायर, क्या लिखूं, उसके आगे वाले और इसके बीच में एंगल कितना है 60, तो कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू जल्दी जल्दी बोल दो, हाफ का स्क्वायर 1/4। और उन्होंने इस इंटेंसिटी को I3 लेने नहीं बोला, क्या लेने बोला I, तो ठीक है I लिख दिया, 3/32 I0 इज इक्वल टू I। बेटा रेशियो फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूं, देयरफॉर I0/I विल बी इक्वल टू 32/3 विच विल बी 10 होगा ना, 10.66, माय बैड। ठीक है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। Unpolarized light of intensity I is incident on a system of two polarizers A followed by B. The intensity of emergent light is I/2. If a third polarizer C is placed between A and B, the intensity of emergent light is reduced to I/3. The angle between A and C, तो पहले बात हो रही है A और B की, ओके और आप डायग्राम ड्रॉ कर ले, और थर्ड पोलराइजर A और B के बीच में रखा, चलिए भाई ये पहला A, ये B है ना, दोनों को पैरेलल इसलिए बनाया, क्यों बनाया सर बताइए, क्योंकि हमको जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी बोली है क्वेश्चन में, देखिए I/2 मतलब पैरेलल हुआ ना, देखो अनपोलराइज्ड लाइट I0 आया, इसने I/2 कर दिया, इसने भी I/2 दिया, मतलब बोथ ऑफ देम वर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल में कोई चेंजेस नहीं होता है, ये समझ में आ गया, ठीक है कि ये भाई I0/2 देगा। अब थर्ड पोलराइजर को रखो, थर्ड पोलराइजर हमने रखा ए और बी को, और अब थर्ड पोलराइजर को कुछ तो ऐसे एंगल पे रखा होगा, ए और सी के बीच में एंगल उन्होंने थीटा बोला है, तो मैंने थर्ड पोलराइजर और फर्स्ट पोलराइजर के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। और अब मुझे पहले फाइनल इंटेंसिटी I0 बाय आती थी, अब I0 नहीं आ रही बल्कि I/3 आ रही है, तो एंगल क्या होगा, चलिए टेक्निकली सोचिए, अगर फर्स्ट और सी, ए और सी ने थीटा बनाया, तो सी एंड बी ने कितना बनाया 90 माइनस थीटा, लॉजिक है भाई, ये देखिए ना, सॉरी उसने भी थीटा बनाया, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रॉस पोजीशन में थोड़ी, ओके where were we there is a small glitch, I hope this is been solved, ठीक है। हाँ स्मॉल ग्लिच हो गया था, तो वेयर वर वी बेटा, अगर वो फर्स्ट और सेकंड के साथ बना रहा है थीटा, है ना, तो इसके साथ भी कितना बनाएगा थीटा, क्योंकि दोनों पैरेलल थे, तो ए एंड सी इज थीटा, बी एंड सी इज ऑल्सो थीटा। चलो फटाफट फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पोलराइड ने क्या किया, फर्स्ट पोलराइड ने I0 को I0/2 बना दिया, ये हो गया I1। सेकेंड पोलराइड जिसका नाम था पोलराइड सी, तो इंटेंसिटी टू सेकेंड पोलराइड I2 विल बी I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड पोलराइड I3 विल बी I2 cos square theta, क्योंकि एंगल तो सेम है। What can I write instead of I2? I can write instead of I2, I will write I1 cos square theta into cos square theta. But what is I1? I1 ने तो ऑलरेडी हाफ कर दिया ना फर्स्ट वन, तो I/2 cos square cos raised to 4 theta। और आपको जो थर्ड वाले से इंटेंसिटी मिल रही है वो I3 नहीं बल्कि कितनी I/3 है। I कैंसिल, अच्छा ऑब्वियसली I है ये I, अच्छा मिस्टेक हो गया, दैट इज नॉट I0, इट वाज I ओनली, ठीक है, तो I लिखेंगे हम लोग, हाँ तो ये हो जाएगा I, तो I कैंसिल, 2/3 cos 4 raised to theta। अब मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 2/3 ये कैंसिल हो गया, raised to 4, ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर है। सिंपल लॉजिक, डायग्राम और सॉल्व। A beam of plane polarized light of large cross sectional area and uniform intensity of 3.3 watt per meter square falls normally on a polarizer, cross section दिया है आपको,
विच रोटेट्स अबाउट इट एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 30 ओमेगा दे दिया, एनर्जी ऑफ लाइट। बेटा मैं फिनिश ऑफ करता हूँ फटाफट, देखिए क्या क्या हमको दिया है डेटा में। सबसे पहले इंटेंसिटी दिया है 3.3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, फिर हमको एरिया दिया है 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, फिर हमको दिया है ओमेगा कितना 31.4 रेडियंस पर सेकेंड, एंड दे आर आस्किंग व्हाट एनर्जी। मैं तो बोलता हूँ पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम एंड इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। कैसे आया? पावर का यूनिट क्या है बेटा? वॉट। देखो एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, तो पावर अपॉन इंटेंसिटी। तो पावर के जगह पे अब क्या लिखूंगा? पावर विल बी आई इंटू ए, पावर इसके जगह पे लिखूंगा ई इंटू टे इंटू ए, तो एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा ई ए टी। ये समझ में आ गया है ना? टाइम इसको लिखूंगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, एरिया इंटू टाइम। बट कॉस का एवरेज वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है? हाफ। थोड़ी देर पहले बताया था, एरिया एज इट इज, टाइम एज इट इज। टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम के लिए अपने पास फॉर्मूला की टेंशन नहीं है, 2π/ω है ना। आई नॉट दिया है कितना है? 3.3। इसको आई नॉट बोलो या आई बोलो चलेगा। 3.3 इंटू हाफ, एरिया इज 3 × 10⁻⁴ and time is 2π/ω, ओमेगा was 31.4। लेट अस डू मैथमेटिक। तो 3.3 इंटू 3 हो जाएगा 9.9 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁴। 2π 31.4 को लिखूंगा 3.14 इंटू 10, पाई कैंसिल, 2 छू, बचेगा आंसर 9.9 और 10 वो भी कैंसिल हो गया, 1 इंटू 10⁻⁴ फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। यस, क्लियर है? बट ये बेसिक दो फॉर्मूले बेटा अगर आपको आए तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, an unpolarized light beam is incident on a polarizer of polarization experiment and the intensity of light beam emerging from the analyzer is measured at 100 lumens। ये lumens क्या है? इंटेंसिटी का यूनिट है। Now if the analyzer is rotated by a horizontal axis by 30 degree in clockwise direction, अरे यार Malus law, new intensity will be old intensity multiplied by cos square theta. What is old intensity? 100. How much is the angle? Cos square 30. What is cos 30? √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 है ना, और ये हो जाएगा 75 लुमेंस, न्यू इंटेंसिटी, ठीक है। A polarizer analyzer set is adjusted such that 2020 का क्वेश्चन है बेटा, such that the intensity of light coming out of the analyzer is just 10% of the original intensity. Assuming that polarizer analyzer does not absorb it, obviously नहीं करते, the angle by which the analyzer need to rotate further to reduce the output intensity to 0. Wait a minute, intensity 0 करना है तो दोनों को 90 पे रखना चाहिए, इसका मतलब पहले 90 पे नहीं थे, ठीक है। Let's start. Solution. New intensity is equal to old intensity into cos square theta. New intensity is 10% of old intensity. Cos square theta. Old intensity cancel हो गई, कितना हो जाएगा? 1/10 का रूट is equal to cos theta. तो cos theta will be equal to 1/3.16, which is कितना होता है? या ऐसा कर सकते हैं, अब 1/√10 है ना, रैशनलाइज कर लेते हैं, तो √10 डिवाइड बाई 10, तो 1/3.16 डिवाइड बाई 10 तो 0.316। इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा? 70 डिग्री के आसपास। कैसे पता? जरा देखिए, cos 0 कितना होता है? 1, 30 कितना होता है? √3/2 which is 0.866। cos 60 कितना होता है? हाफ। cos 90 कितना होता है? 0। हाफ को 0.5 लिखूं तो मैं 1, 0.866, 0.5 और 0, तो मैं 0.7 हूं ना, तो 0.31 है, तो 0.31 किसके बीच में आएगा? 0 और 5 के बीच में, मतलब 60 और 90 के बीच में,
तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 70 लिया। भाई कंप्लीट डार्कनेस अगर आपको चाहिए, कंप्लीट डार्कनेस, तो आपको कितने डिग्री पे रखना चाहिए? 90 डिग्री। ये ऑलरेडी कितने पे है? 70 डिग्री। तो एक्स्ट्रा कितना रोटेशन दोगे आप? 90 माइनस 70 विच इज हाउ मच बेटा? 20 डिग्री। क्लियर है? चलो लेट अस प्रोसीड। When an unpolarized light of intensity I naught is incident on a polarizing sheet, the intensity is not transmit. अभी तो सीखा, जो ट्रांसमिट होता है वो I naught by 2 होता है, जो नहीं ट्रांसमिट होता है वो भी I naught by 2, 50-50 का हिसाब है। Brewster's law. Let us finish this topic. Very simple. Brewster's law ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम अपना एक अनपोलराइज्ड लाइट डायग्राम में देखिए, उसको एक ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट कर रहे हैं जिससे हमको दो रेज मिल रही हैं। देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन ऑल्सो। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमारा है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, डॉट 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 डाला है, और जो रिफ्रैक्टेड है उसमें कभी डॉट है कभी डॉट नहीं है, मतलब वो है पार्शियली पोलराइज्ड। ये फिनोमेना तब होगा जब आपका कंडीशन क्या है? जब आपका रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, ये पहला कंडीशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आपका जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड, और आपका जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगा वो कैसा रहना चाहिए? पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, इसको प्रूव करने में कोई वक्त नहीं जाता, इसलिए हम प्रूव कर रहे हैं 2 मिनट में। ये एंगल 90 हो गया, ये हमने बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले I इक्वल टू आर डैश, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये स्टूडेंट्स आर डैश जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा चीज को ऐड करेंगे तो 180 होगा, प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो आर प्लस आर डैश हो गया आपका 90 डिग्री। तो आप आर डैश, आर को लिख सकते हैं 90 माइनस आर डैश, और हमने अभी देखा था कि आर डैश किसके बराबर है? आई के बराबर है। चलिए स्नेल्स लॉ फॉर्मूला बताइए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई एज इट इज, आर के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ? 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस आई कॉस आई, तो साइन आई अपॉन कॉस आई हो जाएगा, विच विल बिकम टैन आई। ये आपका फॉर्मूला हो गया म्यू का। इस आई को, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, आई को बोलते हैं दो नाम है, या तो ब्रूस्टर्स एंगल भी बोल सकते हो या पोलराइजिंग एंगल भी बोल सकते हो। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा जाता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू टेंजेंट टू द पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, बस इतना ही बेसिक चीज है। A light whose electric field vectors are completely removed by using good polar allowed to incident on surface at the prism at a Brewster's angle. Choose the most suitable option for phenomena related. Reflected and refracted rays will be perpendicular to each other. Oh yes, उसके आगे पढ़ना ही क्यों है? They will propagate along the surface of film. भाई ये propagate नहीं हो रहा है, glance थोड़ी हो रहा है। Okay, no refraction, नहीं भाई refraction होता है, reflection भी होता है। तो ये तीन रॉन्ग है, खाली ये करेक्ट है। ब्रूस्टर्स एंगल फॉर एयर ग्लास इंटरफेस 54.74 गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, आपको एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री। तो भाई ब्रूस्टर्स एंगल दिया है, तो आईपी दे दिया मेरे को 54.74, और मुझे रिफ्रैक्शन के वक्त एंगल दिया 45 डिग्री। मुझे पूछा है वो क्या होगा, तो लेट अस फिनिश। भाई म्यू इज इक्वल टू tan आईपी, पोलराइजिंग एंगल कितना है? 54.74। व्हाट इज 54.74 का tan? हिंट में दिया है, वाह 1.414, जो कि कितना होता है? √2। अब भाई हम चले स्नेल चाचा के पास। स्नेल चाचा क्या बोलते हैं? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू की वैल्यू कितनी है? √2। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछना है, तो साइन आर विल बी
साइन 45 1/√2 और ये 1/√2 का √2 भी इधर आ गया, तो साइन आर आपका हो गया हाफ, तो आपका आर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कभी कभी डेविएशन पूछ लेंगे, तो डेविएशन विल बी व्हाट I माइनस आर 15 डिग्री। अंडरस्टैंडिंग? ये तो मैंने ऐसे ही निकाला, बट आप ध्यान रखिए घुमा भी देते हैं क्वेश्चन। द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कहां पढ़ा था? रे ऑप्टिक्स, है ना। ऑफ अ सर्टेन मीडियम में साइन इनवर्स ऑफ 3/5 द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम। भाई क्रिटिकल एंगल था IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, तो इसको C भी बोलते हैं कभी कभी। तो हमारे लिए जो क्रिटिकल एंगल है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है, तो कंपेयर करो 1/μ इज इक्वल टू 3/5, मतलब म्यू कितना हो गया आपका 5/3, और आपको क्या पूछा पोलराइजिंग एंगल, तो म्यू इज इक्वल टू tan IP, तो 5/3 इज इक्वल टू tan IP, तो IP क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, सिंपल। लास्ट टॉपिक, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, वेरी सिंपल। अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है आपके एटमॉस्फेयर में, क्या क्या है? डस्ट है, पॉलन ग्रेन्स है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स। जब लाइट ये टाइनी मॉलिक्यूल से आता है तो वो स्कैटर होता है। स्कैटर समझता है आपको? जब अलग अनइवन सरफेस होता है और लाइट जब गिरता है तो वो एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, जैसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। और वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है। अब ये मॉलिक्यूल लाइट को स्कैटर करके ऑब्जर्वर जब उसको देख रहा है तो 90 डिग्री पे उसको दिख रहा है कि वो लाइट जो रिफ्लेक्टेड रे है, स्कैटर होकर जो रे आई है, वो क्या है बेटा? पोलराइज्ड है। बाकी कुछ पार्शियल पोलराइज्ड है, कुछ अनपोलराइज्ड है। तो ये ब्रूस्टर्स लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाँ फंडा लगभग लगभग ये है कि मॉलिक्यूल स्कैटरिंग कर रहे हैं आपका। On viewing the clear portion of the sky through a calcite crystal, अभी थोड़ी देर पहले calcite crystal नाम आया था। The intensity of transmitted light varies as crystal is rotated। हाँ भाई, आप जब क्रिस्टल को रोटेट करोगे तो बेसिकली पोलराइज लाइट आ रही है, आपने घुमाया, तो जब आप एंगल को घुमाओगे तो थीटा चेंज होगा, और जब थीटा चेंज होगा तो आपका इंटेंसिटी चेंज होगा। मैलिस लॉ के हिसाब से स्टेटमेंट 2, द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई इज पोलराइज्ड, यस पोलराइज हो रहा है ड्यू टू स्कैटरिंग, सब सही है। लाइट जो आ रही है पोलराइज है, पोलराइज लाइट है, लाइट पोलराइज है, वो आप यहाँ पे कैल्साइट क्रिस्टल से देख रहे हो और आपने इसको घुमाया तो आपको पोलराइजेशन का वैल्यू अलग अलग हो गया। अगर ये I0/2 है तो ये I0/2 cos² थीटा हो जाएगा, समझे? क्योंकि आपको पोलराइज लाइट आ रहा है, ये आपका है आपका मॉलिक्यूल, ये आपके सूर्य देवता, बराबर है। और बोला है स्कैटरिंग लार्जेस्ट फॉर ब्लू कलर, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज 1/λ⁴, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका स्कैटर्ड सबसे ज्यादा, सिंपल, दैट इज व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ये लॉर्ड रेलिंग ने क्राइटेरिया दिया था बेटा, ठीक है। ठीक है, वील स्टॉप हियर डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर में पोलराइजेशन का ऑल द टॉपिक्स हैव बीन क्लियर डियर स्टूडेंट्स। ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। वील स्टॉप हियर। Thank you for watching. If you like the video, please give a like, share and comment on it. Thank you very much.